हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, इसके पहले हम लोग 3 वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम लोग। उसके बाद से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से मोशन करता है, कब किस डायरेक्शन में मोशन करता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया था बच्चों। अब पिछले 3 वीडियो में जो भी टॉपिक्स में पढ़ाया हूं उस पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा बच्चों। और स्पेशली जो नीट वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारे आईआईटी मेंस वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूं। उस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021-22 या उससे पहले, उन क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 2020 में पूछा गया है। वैसे ही ये नीट 2007 में पूछा गया है, ये एआईपीएमटी में पूछा गया है। तो इसी तरह से ये आईपीएमटी में पूछा गया है 1998 में। वैसे ही नीचे 1-2 क्वेश्चन जो है आपके वो मेंस में पूछे गए हैं, आईआईटी मेंस में पूछे गए हैं बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे समझ से सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मैं रखा हूं, जिससे कि जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको कवर किया जाए। तो आप इसको देखें। सबसे पहले बच्चों, ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहले तो आप पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करें अगर आपको हो सके तो, और नहीं हो सके तो मैं अभी इसका सलूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इसको देखें और देखिए, सबसे बड़ी बात है आप किस प्रकार से सोच के इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसा तरकीब बताऊंगा जिससे बिल्कुल आप इसके बाद ऐसा क्वेश्चन कभी छोड़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके उन एग्जाम्स में आता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके साथ ही जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं बच्चों, वो आगे उनको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो करना ही है। और अब देखिए, जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का वो बदल चुका है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनमें भी अब इसी तरह से ये सामान्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो सभी प्रकार के स्टूडेंटों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और बच्चों, आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपके जानकारी को बढ़ाने वाला ये वीडियो है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप ये 8 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए और आप फील कीजिए कि आप इस तरह क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कितना इजी वे में हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, और डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। इस फिगर में एक डाइपोल प्लेस किया गया है, विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये जो डाइपोल है वो किधर की तरफ मूव करेगा। जो आपके ऑप्शन है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड राइट की तरफ मूव करेगा, कि नो मोशन। अब कहेगा कि ये इसमें स्टैटिक रहेगा। और जो आपका 4th ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है, कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए, अपने दिमाग में लाइए कि कौन सा इसमें आंसर सही है। तो चलिए हम देखते हैं, 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पे आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया है। आप बिल्कुल इजी वे में समझिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई है, तो आप क्या पढ़ाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां पे जाके एंड हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। तो अगर आप यहां पे महसूस करें तो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज बड़ा सा रहा होगा, ठीक है, और इधर की तरफ जिधर ये जा रहा है उधर नेगेटिव चार्ज कोई रहा होगा,
ठीक है बच्चों। अब आप ये समझिए कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देखिए इस पॉइंट पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम होता जा रहा है, और जैसे इधर की तरफ जा रहा है वो ये फैलती जा रही है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आपको प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बताया गया होगा कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास हो तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर हो तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो आप यहां पे महसूस कर रहे होंगे बच्चों कि यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर की तरफ ये लाइन के बीच का सेपरेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहां पे सेपरेशन बढ़ता जा रहा है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिधर की तरफ जा रहा है ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, यहां पे स्ट्रॉन्ग, आगे की तरफ कम होता जा रहा है, जिधर की तरफ ये एरो दिखाया गया उधर की तरफ कम होता जा रहा है। अब इस लाइन पे आपका एक डायपोल रखा गया है, और डायपोल का जो ओरिएंटेशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और डायपोल का जो ओरिएंटेशन आप देखिए प्लस क्यू। यहां पे मैं इतना समझा रहा हूं, इसका आंसर अभी आप 1 मिनट में इसका जवाब दे लेंगे, लेकिन कैसे दे लेंगे आप देखिए, पहले समझेंगे तभी तो दे लेंगे। तो ये मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज यहां पे है, माइनस क्यू चार्ज यहां पे है। तो अब जो डायपोल का जो डायरेक्शन है वो कुछ इधर की तरफ है। तो जो डायपोल का डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और E का डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल में एक दूसरे को अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, और यहां पे जो ये फील्ड है वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस केस में ये डायपोल किधर की तरफ मूव करेगा, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये पॉजिटिव चार्ज को बता रहा है, जहां से ये चार्ज स्टार्ट हुआ है, और नेगेटिव चार्ज का, और इधर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहां पे सपोज कीजिए कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है ना बहुत कम है, मान लीजिए कि ये 2 कूलम का है, तो ये सपोज कीजिए कि 50 कूलम के आसपास होगा, बहुत ज्यादा होगा, ये सपोज करना पड़ेगा आपको। तो ये बताइए कि ये जो 50 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव वाले को इधर की तरफ ज्यादा फोर्स से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और ये जो -2 कूलम वाला है वो माइनस वाले चार्ज पे बहुत ही, -2 कूलम की वजह से बहुत ही इसके तुलना में बहुत कम फोर्स लगाएगा। तो ये बताइए बच्चों कि इस प्लस क्यू आवेश पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, सपोज कीजिए कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये इसके वजह से इधर की तरफ मात्र 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये डायपोल किधर की तरफ जाएगा बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इसके पिछले ही वाले वीडियो में मैं बताया हूं बच्चों कि अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें भी अगर वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें अगर कोई डायपोल एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है, तो वो जो डायपोल का जो मोशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करता है, मूव करता है। आपको देखिए पिछला वीडियो जाकर देखिए मेरा, उसमें ये चौथी जो प्रॉपर्टी है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो चौथा प्रॉपर्टी में बताया हूं, उसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो एंटी पैरेलल टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। आपको उतना सोचना नहीं है, आपको बस यही समझ लेना है कि इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर डिक्रीजिंग, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका अपने मन में कोई एक मान लीजिए वैल्यू कि इधर 50 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे -2 कूलम का है, -2 वाला माइनस पे कम फोर्स लगाएगा, +50 वाला इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर की तरफ वो डायपोल क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। उतना याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप अब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, यही इसमें समझना था कि ये फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा हमारा बच्चों, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या दूसरा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। कोई हमारा जो इक्वेटोरियल प्लेन है, मान लीजिए बच्चों कि ये आपका एक डायपोल है, तो इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, उस प्लेन पे जो लाइन होता है उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और उस प्लेन पे जो पॉइंट होता है उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो पूरा इक्वेटोरियल प्लेन पे जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या निकाला था, E = आपने जो मान लीजिए कि यहां से ये R डिस्टेंस पर रखा गया है, तो जो आपने E का मैग्नीट्यूड निकाला था वो क्या निकाला था, K इक्वेटोरियल प्लेन पर KP/R³ निकाला था।
ये तो मैग्नीट्यूड था बच्चों। यही यहां पे देखिए, ये सब वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, तो आप केवल इस मैग्नीट्यूड फॉर्म को नहीं सोच सकते हैं। आप पहले ये दे दिया गया है यहां पे के पी अपान में आर क्यूब। आप इस वाले ऑप्शन को सही मार देंगे, अगर आगे वाले ऑप्शन देखे नहीं तो आप इसको सही मार देंगे और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो दिया गया केवल मैग्नीट्यूड में ई इक्वल टू के पी अपान में आर क्यूब सही है। यहां पे वेक्टर साइन अगर लगा दिया जाएगा तो कुछ और हो जाता है। क्यों कुछ और हो जाता है, इसको मैं बताऊं आपको कि जब इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इसके पिछले वाले वीडियो में, तो आपने देखा था कि ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था वो पी इधर की तरफ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आया था, इधर की तरफ। और इसका जो वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड इतना आया था, लेकिन इसका जो वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था, तो ई इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, अगर इस पे वेक्टर लगाएंगे तो अगर ई को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है पी, तो पी को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। इस केस में इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो बच्चों देखिए, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आया नहीं है, तो ये गलत है। यहां पे देखिए ये 2p, ये तो आपका वैसे ही गड़बड़ है, ये आपका एक्सियल पॉइंट वाला है, ये हो ही नहीं सकता। बच्चों यहां पे माइनस साइन लगा है, p भी है नीचे, लेकिन देखिए ध्यान से आर स्क्वायर ऑप्शन दिया है। यहां पर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि आर क्यूब होता है क्या आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर नहीं होता है, आर क्यूब होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला देखिए बच्चों, मिस्टेक से ये वेक्टर छूट गया था। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के पी अपान में आर क्यूब। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है, इसके हिसाब से ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। और इस तरह से वेक्टर फॉर्म में आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या रिलेशन होता है। 2020 में इसको पूछा गया, कई बार इसको पूछा गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको इसमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। किसी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कह रहा है कि बच्चों कोई यहां पे एक प्रोटॉन है, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन है P प्लस, सपोज कीजिए कि ये आपका P प्लस एक प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहा है कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। श्योर है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मास ज्यादा है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे एक फोर्स लगाकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि आप जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इधर की तरफ किस एक्सेलरेशन से आएगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जबकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये तो यह फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.6 एंगस्ट्रॉम है। तो बच इस पे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर की तरफ कितना होगा। हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे के की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, तो 1.6 × 10⁻19 होता है प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पर भी कितना होता है, Q2 चार्ज वही है। हम माइनस साइन यहां पे नहीं लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो जब फोर्स लगाते हैं समय केवल दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो 1.6 × 10⁻19 ये भी हो जाएगा। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो 1.6 एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस है, तो 1.6 × 10⁻−10, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बच्चों, इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब आप जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच लगने वाला, वो किसके बराबर होता है बच्चों। अब ये जो मास, इस पे जो ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स इक्वल टू जो आपका मैकेनिकल फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये मास किसका होगा, जिस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻, कितना होता है, 10⁹9.1 × 10⁻31 होता है। और इनटू आपको क्या निकालना है, आपको जो निकालना है वो है इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है, यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आप देख सकते हैं इस 1.6 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहां पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 1.6 × 10⁻10 था, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻20
20 हो जाएगा। 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट ये हो जाएगा, 1.6 से ये 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9.1 है। आपको जो ये रेशियो बताना है वो 10 टू द पावर समथिंग बताना है। देखिए कुछ आगे लिखा नहीं गया है। तो ये 9.1 से लगभग ये 9.1 आपका क्या हो जाएगा, ये 9.1 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, वन टाइम में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो 10 टू द पावर प्लस 9 यहाँ पे, माइनस 19 यहाँ पे, माइनस 19 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 माइनस 19 अपॉन में ये दोनों इधर की तरफ आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 31 और ये कितना हो जाएगा माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आप यहां से निकाले तो 19 38 वर्ष 9 जाएगा 29 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 31 और 20 माइनस 51 हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो 10 टू द पावर माइनस 29 प्लस में 51 में से 29 घटेगा तो आप जानते हैं 11 सुना जाएगा 2, 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ये आंसर होगा 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, सही है। तो थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आपने देखा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, फोर्थ जो क्वेश्चन है बच्चों ये पूछ रहा है नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज ऑफ द मैग्नीट्यूड टू। अब ये जो सिस्टम दिया गया है, अब इसका टोटल नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस सिस्टम को पहले यहां पे हम बनाते हैं। एक यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है। बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल छूट गया 120 डिग्री है। कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, ठीक है। और यहां पे -2 क्यू चार्ज है और यहां पे दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो बच्चों यहां पे देखिए दो डायपोल, ये -2 क्यू चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू और प्लस में माइनस क्यू, दो बार प्लस इसको हम लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए ये एक डायपोल बनेगा और ये आपका दूसरा डायपोल बनेगा, ठीक है। और यहां पे जो पहला डायपोल बन रहा है, आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे आप पहला जो आपका ये डायपोल बन रहा है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है, की तरफ होता है। तो ये जो P होगा पहले वाले का वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, ये माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, इसके लिए एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दूसरा हो गया दूसरा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दूसरा यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। तो यहां पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर तरफ से काम करेगा। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, जो ये यहां पे 120 है तो ये भी 120 है। यहां पे देखिए बच्चों, अगर यहां दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया बच्चों, यहां पे इस Q और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया वो कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। तो ये डिस्टेंसेज हम 2a यहां पे ले लें, यहां पर भी ये 2a डिस्टेंस हम ले लें। तो आप बताइए कि ये जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो P कितना हो जाएगा। P मींस दोनों में से कोई एक चार्ज Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। तो आप जानते हैं P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2a हो जाएगी। तो यहां पे P इक्वल हम लिख सकते हैं 2QA, हम लिख सकते हैं बच्चों। और आप देख सकते हैं कि ये भी इस P की भी वैल्यू वही सेम होगी, इस P की भी वैल्यू वही होगी, दूसरे P की वैल्यू हम इसको भी लिख लें क्या, P इक्वल टू QA, क्योंकि यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। तो ये भी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल में, 2QA ही हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, यहाँ पे ये एंगल जो है वो 120 दिया गया है। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर आपको कितने डिग्री पर मिल रहा है बच्चों, दो वेक्टर आपको 120 डिग्री पर मिल रहा है। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा, इस वेक्टर के पैरेलल एक पैरेलल वेक्टर खींच दीजिए, इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल इसके डायगोनल की तरफ होता है, यही इसका
यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट हो जाता है, आप दो वेक्टरों के बीच का एंगल अगर 120 हो जाए थीटा हो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम है, यहाँ पे ये पी स्क्वायर, पहला p है तो p स्क्वायर लिख लीजिए, दूसरा भी p स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 2p1 p2, मतलब दोनों p है, p इंटू p और इंटू cos 120, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2p स्क्वायर, और यहां पे जब आप लिखेंगे तो प्लस में पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर, और ये 2p स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ये 2 से ये 2 कटेगा, माइनस पी स्क्वायर, तो ये 2p स्क्वायर में से आप देख सकते हैं एक p स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2p स्क्वायर में से एक p स्क्वायर को घटाएंगे तो ओनली p स्क्वायर अंडर रूट में होगा, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट p स्क्वायर की, वो कितनी हो जाएगी, p हो जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 2qa, दोनों पे p की एक वैल्यू ले लीजिए तो 2qa, तो ये आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा वाला, इसमें 2qa है बच्चों, ए आंसर ही, पहला आंसर ही क्या है, सही है। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2qa हो जाएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हमने सॉल्व किया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ द डाइपोल इज ई, कह रहा है कोई एक डाइपोल है, एक कोई डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पहले वाले केस में वो कितनी है, ई है। आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल बीचों बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, ई है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज डबल, अगर कहा जाए कि पहले ये जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2l है, मान लीजिए कि ये l यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, l है। अब ये कह रहा है कि यही डाइपोल जो हो, अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे -2q चार्ज हो जाए और यहाँ पे +2q चार्ज हो जाए, और ये जो डिस्टेंसेज है वो और बढ़ा दिया जाए, ये डिस्टेंस क्या कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, कुछ इसे दोगुना कर दिया जाए। तो ये -2q चार्ज यहाँ पे हो जाए, +2q चार्ज यहाँ पे हो जाए, 2l डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो जाए, और यहां से ये जो डिस्टेंस है 2l वो कहाँ कितना हो जाए, ये भी 2l हो जाए। बच्चों आपको मैं जब डिराइव कराया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो आपका जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था, आपको जो बताया गया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे वो आया था इस p पॉइंट पे, वो कितना आया था, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था आपका kp अपान में r, kp अपान में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 आया था। और इसी पॉइंट को जब मैं इस इक्वेटर पर लेकर चला आया था तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई थी, यहां से यहां r 0 हो गया था, जब r 0 हो गया था, इसमें r 0 हो गया था तो केवल l बचा था, l के पावर 3/2, यल स्क्वायर के पावर 3/2 जब लिखा था आपने कितना आया था, kp अपान में l क्यूब आ गया था। तो बिल्कुल इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो kp अपान में l क्यूब होती है, इसको याद रखिए। इक्वेटर पे, किसी डायपोल के इक्वेटर पे -q चार्ज यहाँ पे प्लस q चार्ज यहाँ पे है तब kp अपान r क्यूब होती है, और यहां से अगर डिस्टेंस इसका कितना है, l है, तब इस तरह से ये l डिस्टेंस है, तो इस तरह से ये लिखा गया। अब बच्चों यहाँ पे ये k इक्वल टू kp अपान l क्यूब को p को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो p होता है इस केस में वो क्या होता है, 2q हमारा 2ql अपान में l क्यूब हो जाएगा। अगर चाहे तो इस l से एक l क्यूब ये स्क्वायर में कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, k 2q अपान में l स्क्वायर। अब यहां पे आप देख सकते हैं, इस वाले केस को देखिए, इस केस में हम लिखेंगे तो इस केस में e डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे k तो k रहेगा ही, 2 और q के स्थान पे कितना हो जाएगा, 2q के स्थान पे कितना हो जाएगा, इसकी जो इसका चार्ज है वो अब दोगुना हो गया, इसके क्यू के स्थान पर 2q हो गया, 2q अपान में l स्क्वायर। अब जो l लिया गया था अब ये 2l हो गया है, 2l का ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसको अगर ठीक से लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू 4, या इसको 2 इंटू 2q रहने दीजिए, 2 इंटू 2q रहने दीजिए, और बटे में कितना हो जाएगा 4
एल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको काटा जाए बच्चों तो 2 से तो ये 2 बार में कटेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2, ये बटे में 2 है और अंदर क्या बचेगा k ऊपर 2q अपान में एल स्क्वायर। बच्चों अब देखिए यहाँ पे जो आप ध्यान से देखिए ये k 2q अपान में एल स्क्वायर किसके बराबर है, k 2q अपान में एल स्क्वायर किसके बराबर, e के बराबर है। तो यहां से जो e डैश होगा वो 1/2 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम e लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। e डैश किसके बराबर हो जाएगा, e डैश जो होगा वो e का आधा हो जाएगा। तो अब e डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो बच्चों ये पांचवें क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, e/2 ही आपका आंसर होगा। अब बच्चों छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या हमारा इसका सोल्यूशन होगा। कह रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट p इज नॉट कोलिनियर विद e। कह रहा है कि p कोलिनियर नहीं है e के। इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, अब ये 4 ऑप्शन दे रहा है बच्चों। क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी आपको इसके पिछले वाले टॉपिक में क्या बताया गया है, या आप जब पढ़ाया गया होगा कि टॉर्क प्रोड्यूस इन ऑन अ डायपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखा जाता है बच्चों, याद कीजिए जब बढ़ाया गया आपको कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और ये जो कोई डायपोल यहाँ -q है और +q इस पे रखा जाता है, तो बच्चों जितना फोर्स इस पे F+q पर लगता है उतना ही फोर्स इधर की तरफ F-q पर भी लगता है। और ये जो F+q होता है वो क्या बताया गया था, QE के बराबर हो जाता है, और F- जो q होता है वो भी QE के बराबर हो जाता है। ये दोनों बराबर एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, QE माइनस में QE 0 हो जाता है। तो इस पे जो फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि किसी एंगल पर रखा गया है तो फोर्स तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस पे टार्क प्रोड्यूस होता है, और इस पे टार्क की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, टाउ इक्वल टू आपको जो निकाला गया था वो PE sin थीटा होता है। अगर इस एंगल थीटा है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये P और E के बीच का एंगल अगर थीटा है, कोलिनियर नहीं है तो कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो टॉर्क तो है लेकिन इसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। तो आप देखिए वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें टॉर्क होगा और फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, F एंड टॉर्क, मतलब कि फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, फोर्स नहीं लग रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में कह रहा है फोर्स बट नो टॉर्क, कह रहा है फोर्स तो लगेगा लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन गलत है, फोर्स ही 0 है, टॉर्क लगेगा। इसमें लिख रहा है टॉर्क बट नो फोर्स, अब ये वाला ऑप्शन सही है, टॉर्क लग रहा है इस पे, टॉर्क PE sin थीटा लगेगा, लेकिन फोर्स नेट फोर्स जो इस पे लगता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है बच्चों। तो छठे क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन सही है, नॉन अपडेट नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो छठा क्वेश्चन को इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ये पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन उठाकर रख दिया गया है, ये पूछा गया है और आपको लग रहा होगा कितने आसान तरीके से इसको बताया जा रहा है। बच्चों को लग रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों अभी से भी लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन E एंड P आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा बच्चों कि अगर कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये एक कोई डायपोल है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, ये डायपोल -q और +q चार्ज, यहाँ पे एक कोई डायपोल इसमें रखा गया है। अब कह रहा है कि इसका बताइए कि कब ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो बच्चों 2 केसेस बताया गया था, पहला जब ये दोनों के बीच का जो एंगल थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में जो डायपोल होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। आपको ये बताया गया है, अगर ये नहीं समझ पाए अभी तक तो आप इसके पहले वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसका लिंक आप जरूर उसको देखें। देखिए उस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस नीट में, तो आप इसको जरूर देखें। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी कि बिल्कुल ये जो ये डायपोल हो ये क्या हो जाए, पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, -q चार्ज यहाँ पे +q चार्ज यहाँ पे, ये जो P हो जाए बिल्कुल पैरेलल टू द E हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बच्चों, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेता है,
फाइंड आउट कर लेता है। अब ये कैसे फाइंड आउट कर लेता है वो वीडियो में बताया गया है, वहां पे आप देखिए जाकर। अगर यहां पे बताएंगे तो वीडियो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, हमें लंबा नहीं करना है। तो ये थीटा, याद रखिए कि थीटा इक्वल टू 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और इसको बिल्कुल उलट कर दे, ये एंटी पैरेलल कर दे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है बच्चों। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया जाए तो ये किस इक्विलिब्रियम हो जाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो जहां पे ये पहले थीटा 0 दिया हो, बाद में 180 दिया हो, वो वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। तो आप देखिए 0 दिया है, 90 दिया है, गलत। 180 दिया है, 0 दिया है, गलत, क्योंकि 0 पहले होना चाहिए। 90 दिया है, 180 दिया है, गलत। अब देखिए 0 और 180, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बच्चों अगर कहीं भी, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो सारे ऑप्शन को पहले देखिए। ये नहीं कि कुछ आपको सही लग रहा है तो पहला, कुछ आपको सही लगा तो पहले पे हम क्या कर दे, मार दे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके नजर में, पहली नजर में वो क्या सही लगेगा, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन अगर कहीं देखते जाए तो आपको वहां पर कंफ्यूजन होगा और आपको लगेगा कि नहीं वो लास्ट वाला भी सही है, और कुछ दिमाग लगाएंगे तो वो अंतिम वाला ही आपको सही निकल समझ में आएगा। तो आप जरूर देखें, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और ऑप्शन को ठीक से देखें। परीक्षा देने के पहले पूरे दिमाग को कूल रखें, तब जाके वहां पे दे। ये सारी बातें जरूर ध्यान में रखने। तो 2, 4, 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, मतलब कि वहां पे दिमाग को कंसंट्रेट ना करने की वजह से आपका क्वेश्चन गलत होना ही है। तो वो जो 4-5 क्वेश्चन आपका गलत होता है बच्चों ना, वही आपको लिस्ट से बाहर कर देता है, मेरिट लिस्ट से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो वहां पे अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस्ड रखिए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी ठीक से करने का प्रयास कीजिए कि वो गलत ना हो। जब एक क्वेश्चन आते हुए आप गलत कर देते हैं ना, तो आपका दिमाग बहुत क्या हो जाता है, और खराब होने लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर, 2 बार वेयर हो गया है, वेयर विल बी द EB0। कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और +q चार्ज अगर है, मान लीजिए कि 2l डिस्टेंस पे रखे गए या हाँ 2l डिस्टेंस है, तो बच्चों बताइए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगा? आप लोग पढ़े होंगे कि दो चार्जेस की वजह से अपोजिट है तो किसी एक साइड में या दूसरे साइड या बीच में, अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि +q चार्ज ये है और ये दूसरा +q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होता है? तो आपको पता है बिल्कुल इन दोनों के सेंटर पे, जहां पे एकदम बिल्कुल मिड पॉइंट पे, जितना ये फोर्स इस पे इधर की तरफ लगा रहा होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा मिड पॉइंट पे, उतना ही इधर की तरफ होगा, और दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। इन दोनों के ना बीच में 0 होगा, ना इधर आपके एक्सिस पे कहीं 0 होगा, ना इक्वेटोरियल पर 0 होगा। बच्चों आप जब इस डाइपोल के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, चाहे एक्सियल एक्सिस पे, चाहे आप एनी पॉइंट पे लिखते हैं, तो एनी पॉइंट पे जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है? K P/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1 होता है। बच्चों किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होना है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा डाइपोल की वजह से। कहां पे होगा बच्चों? जब ये R क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। R इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसके नीचे इनफाइनाइट, जब ये इनफाइनाइट होगा तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो फॉर R इनफाइनाइट E इक्वल्स टू 0, तो E 0 कब होगा? जब R इनफाइनाइट होगा। तो एट एक्सियल पॉइंट नहीं ऑप्शन होगा, एट मिड पॉइंट ये भी ऑप्शन गलत है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी गलत है, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या? एट R इक्वल्स टू इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट का मतलब क्या? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। तो ये बात याद रखें। आप ऐसा कुछ कंडीशन लगाकर सॉल्व ना करने लगे। आप वहां पे सॉल्व करते समय आप कहीं भी या तो इधर निकालना चाहेंगे या इधर निकालना चाहेंगे या बीच में निकालना चाहेंगे, 0 नहीं होता है, याद रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। क्योंकि अगर बीच में निकालना चाहेंगे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इस +q चार्ज की तरफ की वजह से इधर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। दोनों फील्ड को जोड़ेंगे तो दोनों तो ऐड हो जाएंगे बच्चों ना, एक दूसरे से कटेगा कहां? ये तो ऐड हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे 0 होगा ही नहीं। अगर साइड बाय साइड लेते हैं तो अगर यहां पे लेंगे तो हमेशा ये
किसी भी पॉइंट पर ज्यादा फील्ड लगाएगा इसके तुलना में, तो अब कहां पे जाकर जीरो होंगे, इनफाइनाइट पर जीरो होंगे। इधर भी कहां पे जाकर जीरो होंगे, इनफाइनाइट पे। इससे इक्वेटोरियल पे किस किस पॉइंट पे जाकर जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है बच्चों, उसके बीच में वो कहां होगा, इनफाइनाइट पे जाके ही जीरो होता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं मिलता हूं और भी नए क्वेश्चन के साथ, इस पे और भी नए क्वेश्चन बताऊंगा नीट IIT JEE का। बच्चों अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।